नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की इस ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही निर्णायक युद्ध खानवा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और इसके विविध पक्षों अर्थात इसके कारण, घटनाक्रम, राणा सांगा की इसमें पराजय तथा इस युद्ध के भारतीय इतिहास पर पड़े प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम ये देखते हैं कारण क्या थे। अमूमन छात्र दो लाइनें इसमें याद रख के छोड़ देते हैं कि खानवा का युद्ध मार्च 1527 में बाबर तथा राणा सांगा के मध्य हुआ तथा राणा सांगा इसमें परास्त हुए। लेकिन बहुत ही रोमांचक है ये युद्ध, क्योंकि जब हम इसके कारण, घटनाक्रम और युद्ध को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह युद्ध आसानी से नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल से और भाग्य से जीता गया था। कैसे? पहले इसके कारण देखते हैं। जहाँ तक प्रथम कारण है जो अमूमन हम बुक्स में पढ़ते हैं वो है बाबर द्वारा राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाना। क्या ये सही था? इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी देखो कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा, उसमें लिखा है कि राणा सांगा ने उसके पास काबुल में सहायता का प्रस्ताव लेकर एक दूत भेजा था और उसे यह विश्वास दिलाया था कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा। लेकिन बाबर कहता है कि मेरे दिल्ली पर पहुंचने पर राणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण न करके मेरे साथ विश्वासघात किया। इस कारण उसको विश्वासघात का सबक सिखाना था। अब अक्सर हम यही पढ़ते हैं कि आरोप सही होगा, लेकिन यह कथन बाबर द्वारा लिखा गया है और बाबर इस युद्ध में संलग्न था। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि बाबर का ये कथन निष्पक्ष होगा? यदि हम इसी कथन के दूसरी तरफ देखें तो हमें और ही कुछ कहानी सुनने को मिलती है। राजपूत स्रोत ये दर्शाते हैं कि राणा सांगा ने बाबर के पास अपना दूत नहीं भेजा था, बल्कि बाबर ने राणा सांगा के पास इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए सिलहदी को भेजा था। और संधि प्रस्ताव में बाबर ने यह वायदा किया था कि राणा सांगा की सहायता से इब्राहिम को परास्त करते ही वह दिल्ली का स्वामी बनेगा और आगरा राणा को दे देगा। तो पहली बात कि दूत राणा सांगा ने नहीं भेजा बल्कि बाबर ने भेजा था। गोपीनाथ शर्मा ने भी यही कहा है कि सहायता का प्रस्ताव बाबर ने राणा सांगा के पास भेजा था, न कि राणा सांगा ने बाबर के पास। वंदना पाराशर ने भी अपने शोध ग्रंथ में बाबर द्वारा लगाए गए आरोप को आधारहीन बताया है। और एक सामान्य छात्र भी ये सोच सकता है कि जिस राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में परास्त कर दिया हो, उस राणा सांगा को जो कि 18 युद्धों का विजेता था, उसे बाबर के पास सहायता मांगने की क्या आवश्यकता थी? तो मेरे विचार में बाबर द्वारा यह लगाया गया आरोप कि राणा सांगा ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया था उचित नहीं है, यद्यपि कारणों में इसकी गिनती की जाती है। अब वास्तविक कारण आता है आगे। आरोप को हम तो नहीं कह सकते। इस युद्ध की पृष्ठभूमि जो है वो कहीं ना कहीं पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात रची गई, क्योंकि इस युद्ध का प्रमुख कारण जो था वो राणा सांगा और बाबर दोनों का साम्राज्यवादी होना था। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, राणा सांगा ने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता स्थापित करके गुजरात, दिल्ली और मालवा पर विजय प्राप्त करके, दिल्ली का मतलब है दिल्ली के सुल्तान को 2 युद्धों में परास्त करके उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में अपनी छवि बना ली थी। बाबर ने जब दिल्ली पर आक्रमण कर लिया
तो वो जानता था कि उसकी सीमा के ऊपर यानी पास में ही ब्याना पर राणा सांगा का अधिकार है और निश्चित रूप से यदि राणा सांगा आगे बढ़ेगा तो उसके साथ उसका संघर्ष होना अनिवार्य है। इसलिए एक तरफ जहां राणा सांगा ये सोच रहा था कि बाबर हो सकता है अन्य आक्रमणकारियों की भांति लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन जब उसने यहाँ पर रहने का निश्चय कर लिया तो राणा सांगा भी अपनी सीमा पर एक शक्तिशाली शत्रु को नहीं देख सकता था। इसलिए बाबर में असुरक्षा की भावना और राणा सांगा में बाबर को यहाँ से निष्कासित करने के विचार ने दोनों को युद्ध की ओर अग्रसर किया। फिर एक और कि राणा सांगा ने इस समय का मतलब है जब पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी हार गया था, उसके पश्चात उन भूभागों पर, राजस्थान के भूभागों पर अधिकार करना शुरू कर दिया जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। उदाहरण के लिए उसने हसन को निकालकर रणथंभौर से कुछ दूरी पर स्थित खंडार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात ब्याना को अधिकार कर लिया और आसपास के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। राणा सांगा का यह विचार था कि बाबर यदि युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक था। और भी परिस्थितियां थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब अफगान परास्त हो गए थे तो उन्होंने बाबर को भारत से बाहर निकालने की योजना बनाई और इनमें इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और हसन का मेवाती प्रमुख थे। उन्होंने राणा सांगा से संपर्क किया और बाबर ये जानता था कि जब तक वो अफगानों का अंत नहीं करेगा, उनकी शक्ति को सीमित या अपने अधीन नहीं करेगा, तब तक भारत में उसका टिका रहना मुश्किल है। एक तरफ राजपूत शक्ति और उनके साथ अफगानों का मेल बाबर के भविष्य के लिए खतरे की घंटी बजा रहे थे और इस कारण दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य था। जहां एक तरफ राणा सांगा कि धीरे धीरे दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर रहा था, वहीं बाबर ने भी राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए अपनी दक्षिण पश्चिम सीमाओं पर स्थित धौलपुर, कालपी और ब्याना के ऊपर अधिकार कर लिया। जैसे कि मैंने बताया कि ब्याना पर पहले राणा सांगा का अधिकार था और उसने निजाम का नामक व्यक्ति को यह क्षेत्र जागीर में दे रखा था, किंतु जब बाबर ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया तो राणा सांगा के लिए भी आगे बढ़ना आवश्यक था। ऐसी परिस्थिति में राणा सांगा ने ब्याना पर आक्रमण किया तथा उसने उसके ऊपर विजय प्राप्त की। छात्र याद रखेंगे कि ब्याना पर अधिकार मुगल सैनिकों के विरुद्ध राणा सांगा की प्रथम विजय थी। अब जब मुगल सैनिक ब्याना से परास्त होकर वापस भागे बाबर के पास, तो उन्होंने राजपूत शक्ति का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया तथा अन्य सैनिकों में भी राजपूतों की शक्ति का भय हो गया। इसी समय काबुल से आए एक ज्योतिषी शेख मोहम्मद शरीफ ने भी यह घोषणा की कि आने वाले समय में जो युद्ध होगा उसमें ग्रह बाबर के अनुकूल नहीं है। इससे मुगल सैनिकों में और भी अधिक आतंक फैल गया और वो वापस काबुल की तरफ जाने की सोचने लगे। इन परिस्थितियों में बाबर ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लिया। जैसे कि अक्सर होता है, मुस्लिम सेना में जोश भरने के लिए उसने जिहाद का संदेश दिया और एक ओजस्वी भाषण द्वारा सैनिकों को पुनः युद्ध के लिए तैयार कर लिया। इस समय उसने कभी शराब न पीने की प्रतिज्ञा की। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति शराब में लीन रहता था वो कितना बड़ा त्याग कर रहा था। और उसने व्यापारियों को तमगा नामक कर से भी मुक्त करने का वचन दिया। इस प्रकार से उसने धर्म, अर्थ और भावनाओं का सहारा लेकर सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। बाबर ने फतेहपुर से आगे बढ़कर
खानवा के मैदान में अपना मोर्चा लगा लिया तथा पानीपत युद्ध के समान उसने अपनी रणनीति वहाँ पर तैयार कर ली। दूसरी तरफ राणा सांगा भी ब्याना के पश्चात सीधे रास्ते न जाकर भुसावर होता हुआ कानपुर पहुंचा और इन परिस्थितियों में उसे लगभग 1 महीना लग गया। और यहाँ पर मुझे नेपोलियन का कथन याद आता है कि मैंने समय को नष्ट किया, समय ने मुझे नष्ट कर दिया। कुछ यही कहानी राणा सांगा के साथ भी खानवा के युद्ध में हुई। इतिहासकारों का मत है, एल्फिंस्टन का, कि यदि वो तुरंत उसके ऊपर आक्रमण कर देता राणा सांगा बाबर के ऊपर, तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। किंतु इतिहास में किंतु परंतु नहीं चलते। जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं का सिर्फ विश्लेषण किया जाता है। आगे देखते हैं। एक तरफ बाबर खानवा में मोर्चा जमा कर बैठा था और दूसरी तरफ राणा सांगा धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। बाबर और राणा सांगा की सेना 16 मार्च 1527 को खानवा में मिली। इस समय सेना में जो संख्या थी वो राणा सांगा की अधिक थी और उसकी सेना में इस समय मारवाड़ के राव गांगा की तरफ से उसके पुत्र मालदेव और मेड़ता के शासक, आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का भारमल, आमेर का पृथ्वीराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, बीकानेर का कल्याणमल, इसके अलावा झाला अज्जा व अफगान सेना भी शामिल थी, जिसमें हसन का मेवाती और महमूद लोदी प्रमुख था। प्रारंभ में लग रहा था कि राणा सांगा की सेना मजबूत है और ज़्यादा है। 17 मार्च 1527 को सुबह 9:30 बजे खानवा का ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के प्रारंभ में ही बाबर की सेना विचलित होने लगी, लेकिन तोप का मुकाबला तीर कब तक कर सकता है। राजपूतों ने अत्यधिक वीरता दिखाई, लेकिन तोप खाने और बाबर की तुलगामा पद्धति के सामने वो अपने को विवश महसूस करने लगे। इसके बावजूद एक बार ऐसा लगा कि इस युद्ध में राणा सांगा विजय हो जाएंगे, किंतु जैसा कि अक्सर होता है कि कई बार भाग्य भी विजय से आदमी को दूर कर देता है। कुछ ऐसा ही राणा सांगा के साथ हुआ। युद्ध के दौरान अचानक उनकी आंख में तीर लग जाने से वो बेहोश हो गए तथा उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। प्रारंभ में इस बात को छिपाने का प्रयास किया, किंतु जब सैनिकों में इस बात का पता चल गया कि राणा सांगा युद्ध के मैदान में नहीं है, तो उन्होंने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में अनेक राजपूत वीर मारे गए, जिसमें उदय सिंह, हसन खां मेवाती, माणिक चंद्र चौहान, चंद्र सिंह चूड़ावत, झाला अज्जा, रतन सिंह मेड़तिया, रायमल राठौड़ आदि। इस प्रकार इस युद्ध में विजय प्राप्त करके बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब युद्ध में बेहोश होने के पश्चात मैंने बताया कि राणा सांगा को बसवा गांव में ले जाया गया, किंतु जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पुनः बाबर से लड़ने की इच्छा की, किंतु उनके साथियों ने उन्हें खानवा में हुई पराजय के बारे में बताया। तो राणा सांगा को अत्यधिक दुख हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह बाबर को हरा नहीं देगा, वापिस चित्तौड़ नहीं लौटेगा तथा सिर पर पगड़ी धारण नहीं करेगा, सिर्फ फेंटा बांधेगा। इसके पश्चात राणा सांगा रणथंभौर चले गए तथा वहां जाकर उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया। जनवरी 1528 में जब बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया, तो राणा सांगा ने उसी मेदिनी राय अपने दोस्त की सहायता के लिए चंदेरी की ओर प्रस्थान किया और कालपी से कुछ दूर इरिच नामक स्थान पर अपना डेरा डाला। उस समय उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि उनके साथी बाबर के साथ पुनः युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे,
इसलिए राणा सांगा को विष देकर उनकी हत्या कर दी गई। एक महान विजेता जिसने 19 में से 18 युद्ध जीते थे और जिसे कर्नल टॉड ने सैनिक का भग्नावशेष कहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ कटा हुआ था, एक पैर तीर लगने के कारण विकलांग था, ऐसे व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमता और ताकत के दम पर 18 युद्धों में विजय प्राप्त करके उत्तर भारत में धाक जमाई थी। उस व्यक्ति की विष से मृत्यु होना मेरे विचार में इतिहास की एक बहुत ही दुखद घटना है। उसके पश्चात राणा सांगा का जो शव था वो मांडलगढ़ लाया गया तथा वहाँ पर दाह संस्कार किया गया। छात्र याद रखेंगे कि अलग अलग बुक्स में इतिहासकारों में इस बारे में मतभेद भी पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि खानवा के युद्ध में विजय बाबर को क्यों हुई अथवा राजपूतों की राणा सांगा के नेतृत्व में पराजय के क्या कारण थे। अलग अलग कारण आप गिन सकते हैं, लेकिन कुछ हम जो चर्चित कारण हैं इतिहासकारों के मत में उन पर ध्यान देंगे। पहला, एल्फिंस्टन का कहना है कि राणा सांगा की पराजय का कारण ब्याना में व्यर्थ समय गंवाना था। यदि वो भुसावर के रास्ते न आकर तुरंत बाबर के ऊपर आक्रमण कर देता ब्याना की विजय के पश्चात, तो बाबर की सेना जो कि इस समय ब्याना में परास्त होने के पश्चात घबराई हुई थी, वो संभल नहीं पाती और बाबर को मोर्चाबंदी करने का इतना अवसर नहीं मिलता। इसलिए युद्ध का परिणाम और कुछ हो सकता था। तो राणा सांगा द्वारा खानवा ब्याना विजय के पश्चात खानवा तक पहुंचने में भुसावर के रास्ते का प्रयोग करना और आक्रमण में देरी एल्फिंस्टन के मत में पराजय का कारण थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस युद्ध में जो मुख्य कारण था विजय का, वो था बाबर की नवीन युद्ध नीति। क्योंकि राजपूत तीर और तलवारों से तो लड़ सकते थे, लेकिन तोपखाने और तुलगामा का जवाब उनके पास नहीं था। राणा सांगा ने यह युद्ध परंपरागत युद्ध पद्धति से किया था और यदि राणा सांगा के सामने बाबर की बजाय और कोई सामान्य शासक होता परंपरागत युद्ध पद्धति वाला, तो निश्चित ही राणा सांगा की विजय प्राप्त होती। किंतु बाबर ने अपनी नवीन तकनीक तुलगामा युद्ध पद्धति और तोपखाने के साथ तथा अपने कुशल सैन्य संचालन द्वारा राणा सांगा को परास्त करने में सफलता प्राप्त की। गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि राणा सांगा का स्वयं युद्ध में उतर जाना भी हार का कारण बना, क्योंकि स्वयं युद्ध में शामिल हो जाने से उसकी सेना के एक भाग का संबंध उससे टूट गया तथा बाद में उसके बेहोश होने पर घायल हो जाने से राजपूतों का जोश भी कम हो गया। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार जैसे कर्नल टॉड, हरविलास सारदा, श्यामल दास आदि के अनुसार राणा की हार का कारण रायसेन के शासक सिलहदी तंवर द्वारा विश्वासघात करना भी था। और भी कुछ कारण है। अब आइए देखते हैं इसके परिणाम। जहां तक परिणाम के संबंध है, छात्र याद रखेंगे जो युद्ध होता है उसके परिणामों को याद रखना आसान है। आप देखिए कि युद्ध में भाग किस किसने लिया। मुख्य रूप से राजस्थान या मेवाड़ की तरफ से जो राजपूत शक्ति के प्रतीक थे राणा सांगा, दूसरा मुगल शासक बाबर, और तीसरी एक शक्ति थी अफगान जो राणा सांगा के साथ मिली हुई थी। तो निश्चित ही इस युद्ध के जो परिणाम होंगे वो इन तीनों शक्तियों पर पड़ेंगे। पानीपत के युद्ध की भांति खानवा का युद्ध भी भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध था और इस युद्ध में विजय प्राप्त करके बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य को स्थिर कर दिया। जैसे प्लासी के अधूरे कार्य को बख्शर ने पूरा किया था, मेरे विचार में ऐसे ही पानीपत के प्रथम युद्ध के अधूरे कार्य को बाबर के लिए खानवा विजय ने पूरा कर दिया। अब चूंकि इस युद्ध में राणा सांगा परास्त हुए थे, तो नेचुरल है कि इसके कारण मेवाड़ की शक्ति में गिरावट आई तथा राजपूत संघ भी भंग हो गया।
भविष्य में लंबे समय तक राजपूतों ने एकजुट होकर कभी विरोधी शक्ति के विरुद्ध लड़ने का प्रयास नहीं किया। मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन अलग बात है। अब एक तीसरी शक्ति थी अफगान। जब वो यहाँ से परास्त हो गए तो उसके पश्चात अफगानों ने बिहार और पूरे भारत की तरफ जाकर अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हम पढ़ते हैं कि बाबर को उनके विरुद्ध भी युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार हमने आज की क्लास में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा युद्ध की चर्चा की। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।